23 पेज नंबर चैप्टर 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ ऐसा प्रीवियस चैप्टर्स में। ध्यान से सुनो सर, जो सर्विस इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि लॉयर, जैसे कि सीए, जैसे कि टीचर, इनका ऐसा काम नहीं है कि सर गुड्स उधार में बेचे, थोड़ा पैसा आ गया, गुड्स रिटर्न हो गए, इस टाइप का काम नहीं है। इनका मैक्सिमम काम जो होता है वो कैश का होता है। ऐसे बिजनेसमैन जो है वो कैश बेसिस फॉलो करते हैं, वो आसानी रहती है। पैसा आए तो उसको इनकम तुरंत बुक कर लो, पैसा जाए उसको तुरंत एक्सपेंस बुक कर लो। उधार का ऐसा कुछ चक्कर नहीं डालना। सर अगर ऐसा होगा, सुनना ध्यान से, अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए मैंने मार्च की सैलरी पे नहीं करी है अभी तक एम्प्लॉइज, तो मैं इसको रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा। इसमें ऐसा होगा क्योंकि जब पे करूँगा तभी रिकॉर्ड करूँगा मैं। एक और बात सर, मान लीजिए मैंने अपने लैंडलॉर्ड को 4 महीने का रेंट इकट्ठे दे दिया, तो उसको मैं पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूंगा इस वाले। बस में सिंपल से मतलब देखो, हमें चाहे गलत लगे चाहे सही लगे, सोच के देखो, अकाउंटेंट के बोर्ड काम आसान होना चाहिए। तो मुझे अगर अकाउंट की जॉब की सैलरी मिल रही है इक्वल दोनों में, तो मैं ये वाला प्रेफर करूँगा क्योंकि ये वाला काम बड़ा आसान है। पढ़ाई की जरूरत क्या है, इसको सिंपल रजिस्टर ले लो, पैसा जा रहा है तो इधर लिख दिया, पैसा आ रहा है तो उधर लिख दिया, खत्म काम। पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस, आ रहा है तो इनकम। माइंड ही नहीं लगाना कि सर ये तो प्रीपेड है, ये तो आउटस्टैंडिंग है, ये 4 महीने का रेंट दिया है सर आपने, 1 महीने का एक्सपेंस है, 3 महीने का प्रीपेड, ऐसा कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना। समझ पा रहे हो इस बात को? ये हुआ कैश बेसिस। आते हैं एक्रूवल बेसिस पर, तो बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन होगी, पैसों से मतलब नहीं है। जब ट्रांजैक्शन अक्कर हो रही है हम तभी रिकॉर्ड कर लें। मैंने गुड्स बेच दिए आज, तो मैं आज ही उसको सेल्स नाम की रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा, भले पैसे मुझे आज मिले या 1 महीने बाद मिले या 3 महीने बाद। तो मेरा एक्सपेंस अगर इस महीने हो गया तो मैं उसको इसी महीने रिकॉर्ड करूंगा, भले ही मैंने पेमेंट ना दी हो या 6 महीने के एडवांस दे दी। मैं खर्चा 1 महीने का रिकॉर्ड करूंगा कि 1 महीना हुआ। तो मार्च का मंथ कंप्लीट हो गया, मैंने अब तक एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लूंगा। दूसरा एग्जांपल, तो मार्च का महीना कंप्लीट हो गया, एम्प्लॉय 4 महीने की सैलरी इकट्ठे ले गया, उसे नीड थी, तो मैं एक्सपेंस 1 महीने का रिकॉर्ड करूंगा अभी। बाकी 3 मंथ का एक्सपेंस नहीं, एसेट प्रीपेड। समझ पा रहे हैं ये बात? एक्रूवल बेसिस मतलब जब ट्रांजैक्शन अकर हो रही है उसको हम तभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पेमेंट से मतलब नहीं। पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे मैटर नहीं करता, ट्रांजैक्शन कब हो रही है तब मैटर करता है, उस टाइमिंग पे बात कर रहा है। कैश बेसिस सिर्फ कैश की बात कर रहा है, पैसा आए तो इनकम, चाहे तो एक्सपेंस। चर्चा दोनों पर ही कर रहे हैं हम आज। और इस चैप्टर के अंदर एज अ थ्योरी दोनों कोर्स के अंदर है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर सिर्फ एक्रूवल बेसिस हमारे सिलेबस के अंदर है, ये सिलेबस के अंदर नहीं, क्योंकि इसमें करना ही नहीं कुछ। तो मान लीजिए हम कैश बेस फॉलो कर रहे हैं और मैंने कुछ उधार बेचे तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये एक आंसर 90% चैप्टर कवर करता है, ये सिर्फ इकलौता एक आंसर 90% चैप्टर कवर करता है। तो जब भी हम आंसर देंगे एग्जाम में तो हमेशा 4 हेडिंग हमारी होगी। पहला हेडिंग सीरियल नंबर, दूसरी हेडिंग बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, तीसरी और चौथी हेडिंग जिन 2 चीजों में डिफरेंस बताना है। आई रिपीट, जब भी डिफरेंस का आंसर एग्जाम में लिखेंगे तो 4 हेडिंग होगी। पहली हेडिंग सीरियल नंबर, दूसरी हेडिंग बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, डिफाइन जो डिफरेंस कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं, और लास्ट की 2 हेडिंग जिस 2 चीजों का हम डिफरेंस बता रहे हैं। ये तो वो सब्जेक्टिव आंसर, क्योंकि आपका नवंबर में ऑब्जेक्टिव पेपर होना, तो नवंबर के लिए बात रेलेवेंट नहीं है, ये बात मार्च के लिए रेलेवेंट है, टर्म 2 के लिए रेलेवेंट है। ये वाला चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहा है।
पहला पढ़ते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? अक्रूवल बेस के अंदर पढ़ते हैं सर बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। और कैश बेस में क्या लिखा हुआ है? कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। मैंने कुछ चीजें ग्रीन कलर से लिखी हैं, वो क्यों लिखी हैं कि सर आपको अगर तो मुझे पूरा बच्चे पूछते हैं मुझे पूरा आंसर यही लैंग्वेज लिखनी है क्या? मैं अपने लैंग्वेज में लिख सकता? लिख सकते हो, लेकिन जो ग्रीन कलर में है ना वो आपके आंसर में होना चाहिए। वो क्रक्स है उस पॉइंट का, उस पूरे पॉइंट का क्रक्स है जो मैंने ग्रीन कलर से दिया हुआ है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, किसी और की लैंग्वेज में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, लेकिन वो वर्ड्स होने चाहिए तो आपका आंसर सही है। उनमें से आपने कोई वर्ड कट कर दिया, एडिट कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि अक्रूवल में कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करता है? सुने ध्यान से। गुड्स सोल्ड करे मैंने 5000 के, पैसा हैंड टू हैंड मिल गया, बताओ कौन रिकॉर्ड करेगा, कैश या अक्रूवल? कैश। दोनों। गुड्स तो बिके हैं, मैंने क्या कहा था? अक्रूवल वाला क्या कहता है कि भाई आज गुड्स बिके हैं तो मैं आज रिकॉर्ड कर लूंगा, भले पैसे आज मिले हो। ये 3 महीने बाद मिले, ये तो कहा था। तो ये अक्रूवल वाला भी रिकॉर्ड करेगा ना। तो कैश ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुड्स आर सोल्ड फॉर 5000 ऑन क्रेडिट, कौन रिकॉर्ड करेगा? ये ओनली अक्रूवल वाला रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये बात देखिए पहले पॉइंट के अंदर कि अक्रूवल में कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होगी और कैश में सिर्फ कैश वाला। ठीक है, ले हो गई अच्छे से बात। सेकंड क्वेश्चन, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड एंड रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ये कौन करेगा कौन नहीं करेगा? जैसे कि सुन ये पहला काउंटिंग ईयर लिखा मैंने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यहां से अगला काउंटिंग ईयर चालू। अब यहां पर 1 मार्च को मैंने रेंट अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया 3 मंथ का इकट्ठे, और उस 3000 × 3 9000 रुपये मैंने रेंट दे दिया अपने लैंडलॉर्ड को इकट्ठे। अगर मैं कैश बेस सोल्व कर रहा हूं तो मैं अभी रेंट नाम का खर्चा वो कर दूंगा टोटल 9000। लेकिन अगर मैं एक्रूवल फॉलो कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा कि सर 9000 रेंट पे करा है, इसमें से इस साल का तो 3000 ही है, 1 मार्च से 31 मार्च 3000 पर मंथ के हिसाब से। अप्रैल और मई ये नेक्स्ट ईयर का 3000 × 2 6000 रुपए, तो वो प्रीपेड हो गया। एक्सपेंस पेड एडवांस को प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। तुम्हारी बात तो प्रीपेड की एडजस्टमेंट किसने करी? अक्रूवल वाले ने कि कैश वाले ने? अक्रूवल वाले ने। और कैश वाला उसका एडजस्टमेंट नहीं करता। तुम्हारी बात। एग्जांपल एक और देता हूं। सर 31 मार्च आ गई, मेरा एम्प्लॉय सैलरी मांग रहा है, बट मैंने कहा अभी तो पोजीशन टाइट है, लॉकडाउन लग रहा है, अभी पैसे नहीं है, आपको बाद में मिलेंगे, पैसे नहीं दिए। ये सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, पेमेंट पेंडिंग है। ये कौन रिकॉर्ड करेगा, अक्रूवल या कैश? अक्रूवल। कैश वाला तो रिकॉर्ड नहीं करके पैसे नहीं दिए, इसलिए कैश वाला रिकॉर्ड नहीं करेगा, अक्रूवल वाला करेगा। तो ऐसे ही जो बाकी दो आइटम है, रिसीव्ड एडवांस या अक्रूवल, ये चारों आइटम कौन एडजस्ट करता है, कौन रिकॉर्ड करता है, कौन नहीं करता? तो कौन करता है? अक्रूवल। कौन नहीं करता? कैश। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इनकम, एडवांस आर। एक काम करो, सिर्फ ग्रीन कलर वाली लाइन पढ़ो, बस वर्ड्स पढ़ो सिर्फ ग्रीन कलर वाले। मैं पढ़ रहा हूं अक्रूवल के अंदर, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, accrued income and income received in advance are accounted, उनको अकाउंट्स में लिखते हैं। अब आ जाओ कैश बेस के अंदर, सिर्फ ग्रीन कलर, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, accrued income and income received in advance are not adjusted या are not accounted, ऐसे भी समझ में आ रही है बात अच्छे से? ध्यान से देखिए ये बात। वापस रेंट लेता हूं मैं भाई 3000 × 3 9000 वाला। तो सर कैश बेस वाले ने तो पूरा 9000 का रेंट लिख लिया, एक्सपेंस लिख लिया 3 महीने इकट्ठे, लेकिन अक्रूवल वाइज वाले ने सिर्फ रेंट 3 महीने का 1 महीने लिखा होगा 3000 रुपए, क्योंकि बाकी तो प्रीपेड। मार्च के महीने में 1 महीने की सेल हुई होगी,
इसने भी 1 महीने की सेल लिखी, इसने भी 1 महीने की सेल लिखी। अब सोचो करेक्ट प्रॉफिट किसका आएगा? एक्रूअल वाले। क्यों? इसने इनकम भी 1 महीने की लिखी, एक्सपेंस भी 1 महीने का लिखा, प्रॉफिट भी 1 महीने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसमें प्रॉफिट गलत आएगा, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा लेकिन एक्यूरेट करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपेंस 3 महीने का लिख रहा है। समझ आ रही बात? और रिमेन भी 1 महीने का, करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे सिर्फ ग्रीन कलर से। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज एज सर्टेन। अगेन एज मतलब सर्टेन करना, निश्चित करना। एज सर्टेन मतलब सर्टेन करना, फिक्स करना। इसमें लिखा है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एज सर्टेन। अब सुनिए ध्यान से, एक स्टूडेंट ने इस टेस्ट दिया था इस चैप्टर का, उसमें उसने करेक्ट वर्ड कट कर दिया था, मतलब करेक्ट वर्ड लिखा नहीं था। अब आंसर पढ़ने के बाद करेक्ट वर्ड हटा करके पहले वाला क्या रहा है? प्रॉफिट और लॉस इज एज सर्टेन, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाता है। अगले वाला क्या रहा है? प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एज, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट ही नहीं होता। गलती नहीं हो गया आंसर? तो स्टूडेंट फाइट कर रहा था, सर मैंने एक ही वर्ड तो नहीं लिखा, बस बाकी तो सही लिखा है। एक वर्ड से रेलेवेंस हट जाती है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। करेक्ट वर्ड हटने से पता है क्या मीनिंग हो गया? ये मीनिंग हो गया कि कैश बेस्ड प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। ये तो गलत हो गई ना लाइन। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट तो कर सकता है पर करेक्ट नहीं आएगा वो। समझ आ रही बात? एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी ध्यान से सुना। सर 3 महीने का रेंट है, कुछ प्रीपेड है, कुछ इसी महीने का है, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग पड़ेगा एक्रूवल में, इसमें दिमाग नहीं लगाना। रेंट पे करा तुरंत लिख दो। तो माइंड किसमें एक्सपर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज किसमें ज्यादा चाहिए? एक्रूवल में चाहिए, इसमें कम चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी, requires technical knowledge, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ ग्रीन कलर, does not require technical knowledge। सही? बोर्ड पर देखेंगे नहीं? तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस 3, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर, पार्टनरशिप 2 और मोर ओनर्स, शेयर होल्डर्स, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, जनरली बड़े लेवल पर होती है। प्रोप्राइटरशिप छोटा दुकानदार होता है, अगर उसको हम कंपलसरी करते हैं कि भैया एक्रूवल फॉलो करो, बिल्कुल परफेक्ट अकाउंटिंग चाहिए हमें, आउटस्टैंडिंग पेमेंट सब कुछ परफेक्ट चाहिए, उसे अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए प्रोप्राइटरशिप वालों को छूट दे रखी है, ऑप्शन है कि भाई कैश बेस सही लग रहा हो तो कैश बेस कर लो, एक्रूवल सही लग रहा हो एक्रूवल। तो जी यहां हो गया ऑप्शनल, कैश और एक्रूवल, जो मर्जी कर लो। पार्टनरशिप पर आते हैं सर। पार्टनरशिप जो 2-4 लोग मिलकर काम करते हैं, ये जनरली क्या होता है कि एक बंदे के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो उसने फ्रेंड के साथ बोला कि भाई आधा पैसा तू लगा, आधा पैसा मैं लगाता हूं, काम करते हैं। या फिर एक ने पैसा लगा, एक काम कर रहा। तो ये भी स्मॉल या मीडियम लेवल पर होती है। यहाँ पर भी एक फुल टाइम अकाउंटेंट रखना अफोर्डेबल नहीं होता। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई कैश बेस फॉलो कर लो या एक्रूवल बेस फॉलो कर लो। लेकिन कंपनी में लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है, फंड्स की दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जिसका पैसा लगा है वो चेक नहीं कर रहा अकाउंट, वो मैनेज नहीं कर सकता। दूसरी बात को कोई मैं मान लीजिए रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, तो मैं भी शेयर, मैं भी ओनर बन गया, मैं डेली कंपनी में जाकर बैठ जाऊं ऑफिस के अंदर, सारे अकाउंट देखता रहूं कि क्या हो रहा है, सेल क्यों नहीं कर रहे तुम। ये थोड़ा ऐसा राइट मिल जाएगा हर एक पर्सन में। मैनेजमेंट और ओनरशिप को सेपरेट रखा हुआ है कंपनीज के अंदर। कंपनी लॉ जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक, उसमें अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक्रूवल को कंपलसरी रखा हुआ है, एक्रूवल ओनली। पार्टनरशिप बड़े लेवल पर भी हो सकती है, जैसे आपने जिन मेट्रो का एग्जांपल दिया था। जब पार्टनरशिप बड़े लेवल पर होती है तब उसे कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराते हैं। तो जो एग्जांपल देना है आपको मेट्रो वाला, तो कंपनी एक्ट के अंदर ही होगा काम। पढ़ते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट, लीगल पोजीशन। तो लीगल पोजीशन में क्या पढ़ रहा हूं जी मैं एक्रूवल के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। अगले वाले में क्या लिखा हुआ है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर होगी जी बात? कंपनी एक्ट इसको रिकॉग्नाइज करता है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्लियर होगी जी बात?
जहाँ आपको छोटी मोटी जगह मिले ये चीज नोट कर लें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वालों के लिए चॉइस है कैश बेस या अक्रूवल बेस, कंपनी वालों के लिए सिर्फ अक्रूवल बेस हम कर सकते हैं। टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया, सेम टाइम पर टेस्ट दे देना सभी। रात को 9 बजे का टाइम रखा हुआ है। टाइम इसलिए रखा हुआ है कि किसी की क्लास क्रैश नहीं करेगी। सर मेरी इकोनॉमिक्स की है, मेरी मैथ की है, मेरी ये है, मेरी टाइमिंग क्रैश नहीं करेगी, ना स्कूल की ना ट्यूशन की। टाइम ऐसा रखा हुआ, रिवाइज कर पाएंगे, पूरे दिन का टाइम होगा आपके पास। मैंने डेट उसमें लिखी हुई है, ध्यान नहीं, 3-4 टेस्ट मैंने अपलोड किए, देख सकते मुझे डेट याद नहीं। ऐप पर आपको शो हो जाएगा, टेस्ट वाले कॉलम में जाएंगे आप, किस डेट पर है, कौन सा टाइम बना है, कौन सा चैप्टर का है। चैप्टर 3 का टेस्ट ऐसी 4 खत्म होती 4 का टेस्ट डाल दूंगा। रिवाइज अच्छे से करके टेस्ट दे। मैंने टेस्ट का टाइम सिर्फ 10 मिनट का रखा हुआ। क्वेश्चन का जो कंसोल टिक मार्क वाले होंगे। हाँ सिर्फ टिक मार्क वाले। अब नवंबर में आपका टिक मार्क आना है। अगर आपका फुल फ्लैज वाला पेपर आता ना तो मैं आपका टेस्ट ऐप पर नहीं लेता, टेस्ट में आपको यहीं पर लेता। क्वेश्चन पेपर देता, आंसर शीट देता, आपका टेस्ट में चेक करता, पूरे सॉल्यूशन चेक करता, ऐसा ही टेस्ट लेता। पेपर एमसीक्यू तो उसने एमसीक्यू टेस्ट नहीं समझता है। अब नवंबर के बाद आपके जो टेस्ट होंगे वो यहीं पर होंगे, तो फुल फ्लैज होंगे। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, आपको मैं यहीं पर लूंगा टेस्ट नवंबर के बाद। तो टर्म 2 के बाद टर्म 1 में सारे एमसीक्यू आने, इसलिए आपका ऑनलाइन टेस्ट रखा हुआ है सिर्फ एमसीक्यू का। नोट कर लिया सर, बढ़े आगे। हाँ जी, 100 लोगों को बोलूं मैं भाई कैश बेस फॉलो करूं या अक्रूवल बेस फॉलो करूं। भैया मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, मतलब मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, कोड मैंने दिया C12, किस नाम से मैंने अकाउंट बनाए हैं, कैश बेस वाले। और 859 इस कोड से मैंने अकाउंट बनाया है अक्रूवल बेस वाले। तो ज्यादा लोग को उसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको ज्यादा मतलब एक्सेप्ट करेंगे लोग, बताइए। अक्रूवल कैश वाले अक्रूवल वाले को इसको लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, इसमें ज्यादा ट्रस्ट होगा लोगों का कि सारे हर चीज को बारीकी से देखते हुए टेक्निकल नॉलेज के साथ बनाए गए हैं ये अकाउंट, तो ज्यादा एक्सेप्ट होंगे। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट एक्सेप्टेबिलिटी, यहाँ पर लिखा है जी मोर एक्सेप्टेबल और यहाँ पर लिखा हुआ है लेस एक्सेप्टेबल। सर अक्रूवल बेसिस में ज्यादा टेक्निकल नॉलेज यूज करी हुई है तो ये ज्यादा भरोसेमंद है या कैश में ज्यादा भरोसेमंद है? पता है कौन ज्यादा भरोसेमंद है जिस पर आप ट्रस्ट कर सके? अक्रूवल। ये पॉइंट है जी अगला, रिलायबिलिटी, मोर रिलायबल, लेस रिलायबल। अब देखो बुकिश मैंने पूरा आंसर एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में, पूरा पैराग्राफ बना रखा है आंसर, लेकिन काम की चीज वही है बस, मोर रिलायबल लेस रिलायबल। एग्जाम में आप सिर्फ इतना भी लिख के आ सकते हो, आपको फुल मार्क मिलना है। ध्यान सुनिए सर, मैं बताता हूँ मैंने अकाउंटेंट 2 टाइप के होते हैं, एक जॉब करता है और अपनी प्रैक्टिस करता है। मान लीजिए आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके सामने क्लाइंट आया है और वो कहता है कि सर अकाउंट मेंटेन करना है, मैं आपको फिर आप उससे पूछते हो बताओ कैश या अक्रूवल, उसको नॉलेज नहीं है कैश या अक्रूवल, वो आपसे पूछेगा कि आप देखो। ऐसा होता है नॉर्मली। तो मान लीजिए मैं कोई भी शॉपिंग करने जा रहा हूँ किसी जानकार के यहाँ, तो वो कहता है बताओ कौन सी क्वालिटी मैं कहता हूँ मुझे नॉलेज नहीं है, अपने अकॉर्डिंग बेस्ट दे दो, होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा बेस्ट है, कैश या अक्रूवल, आपको क्या सजेस्ट करना है? तो सुनो, आपको तुरंत अक्रूवल नहीं बोलना। भाई आपने बोल दिया अक्रूवल और आपको बिलाओ 40,000 रुपये महीना फीस, तो वो कहाँ से देगा? ठीक। दूसरी बात, उसका काम इस तरह का ज्यादा है भी नहीं, उसको इतनी डिटेल, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। तो एक बात बताओ, भाई एक लॉयर है, वो केसेस लड़ रहा है, क्लाइंट से अपनी फीस ले रहा है और थोड़ा बहुत अपने जो ऑफिस का खर्चा है, एक 2 असिस्टेंट है उनको पेमेंट करता है, बात खत्म बस। तो उतनी क्यों बारीकी के अंदर जाएगा, आउटस्टैंडिंग भी, प्रीपेड भी। तो एक बात बताओ, मैंने रेंट 3 महीने इकट्ठे दे दिया, मैंने इसको इसी साल लिख लिया, तो क्या नुकसान हो गया मेरा? तो नुकसान थोड़ा हुआ, ये तो नहीं कि रेंट 2 चला गया लैंडलॉर्ड के पास, ऐसा नहीं हुआ। बस बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकल पाया कि हाँ 1 महीने का रेंट आना चाहिए था, बाकी रेंट अगले महीने का खर्चा, अगले साल का खर्चा है, बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन प्रॉफिट इस महीने का अगले महीने खर्चा हो गया, ये तो हुआ बस।
उसको उनकी ज़्यादा नीड नहीं है उनको इतनी बारीकी से काम करने की, उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी बात, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हमें देखना उसका काम क्या है। तो अगर उसका काम सर्विस इंडस्ट्री का है, डॉक्टर है, लॉयर है, या फिर जैसे जो एनजीओ होती हैं जो सोशल वेलफेयर के काम करती है, अनाथ आश्रम हो गया तो डोनेशन मिली, इनकम हो गई। कुछ बच्चों पे खर्च करा तो खर्चा हो गया, ऐसे रिकॉर्ड कर लो, उसमें कोई उधार का चक्कर नहीं है, कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। तो ऐसे लोगों को हम एडवाइस करेंगे कि आप कैश बेस फॉलो कर लो, बाकी को एडवाइस करेंगे कि एक्रूवल फॉलो। नेक्स्ट पॉइंट है जी सूटेबिलिटी का। तो पहले पॉइंट में लिखा है जी सूटेबल फॉर बिजनेस एज इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स। जनरली बिजनेस के अंदर मुश्किल कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए एक्रूवल सूटेबल। कैश बेस वाले में पढ़ो सूटेबल फॉर एनपीओ एंड प्रोफेशनल सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा। एनपीओ की फुल फॉर्म लिख लो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं एग्जाम में फुल फॉर्म लिखो आप, शॉर्ट फॉर्म्स की अलाउड है क्योंकि फेमस टर्म है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें एन नॉट का लिया गया है, प्रॉफिट से पी लिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन से ओ, फॉर के लिए कोई अल्फाबेट नहीं लिया हुआ। एनपीओ की फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन टाइप के बिजनेसेस के लिए सीए, डॉक्टर, लॉयर, इन सब के काम के लिए हम एडवाइस करेंगे कि कैश बेस फॉलो करें। अब बाकी के जितने आंसर है देखो मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, आपको खुद दिखाऊंगा, चीटिंग कर रखी है मैंने। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सारे पॉइंट मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, दिखाऊंगा आपको। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस द एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश। पैसा आए तो रिकॉर्ड करो, पैसा जाए तो रिकॉर्ड करो, बस। The system does not distinguish between capital and revenue items। क्या मतलब वो यहाँ पे देखिए, ये नोट कर लेता आप लोगों ने, है ना। वापस में चैप्टर 2 में लेके जा रहा हूँ आपको। एक्सपेंडिचर दो टाइप के सर, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है, वो रेवेन्यू और ये रेवेन्यू अलग है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू अलग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस। सही। प्रीपेड एक्सपेंस ये एसेट होता है, लेकिन कैश बेस वाला उसको भी एक्सपेंस मानता है। तो इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अगर आप इस कैपिटल को नॉर्मल कैपिटल जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, उससे कंपेयर करो तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर कैपिटल का तो जो ओनर पैसा लगाता है, रेवेन्यू मतलब तो इनकम, तो कैपिटल का रेवेन्यू से क्या मतलब, क्या लाइन लिखी हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट, नॉर्मल कैपिटल नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं है, एक वर्ड के कहीं भी नहीं होते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, कैश पेड। तो एसेट है और ये एक्सपेंस है। एग्जांपल दिया मैंने प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो एक्रूवल वाला उसको एसेट बोलता है, एक्सपेंस नहीं बोलता। लेकिन कैश बेस वाला कह रहा है कि रेंट पे करा तो एक्सपेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर रहा हूं, कैपिटल रेवेन्यू से सब बराबर है उसको। डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। क्लियर हो गई बात। आगे, इट आल्सो डज नॉट रिकॉग्नाइज प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग को भी रिकॉर्ड नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्लियर हो गई बात। थर्ड क्वेश्चन, कैश बेसिस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिकॉग्निशन। एक्सप्लेन कैश बेसिस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सेम है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली हुई है। आंसर भी देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा, क्वेश्चन 2 और 3 का आंसर कॉपी पेस्ट कर रखा मैंने। फर्क समझते हैं जी। क्वेश्चन 2 में लिखा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड में क्या लिखा है, कैश बेस किस चीज का, रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करने का। तो रेवेन्यू मतलब इनकम, कॉस्ट मतलब खर्चा, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम कैश बेस के हिसाब से। वो एक्सप्लेन करो। तो देखो कैश, नॉर्मल कैश बेस में तो हम रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करते हैं, कौन सा रेवेन्यू ले कौन सा एक्सपेंस ना ले। तो थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंट लैंग्वेज है लेकिन आंसर सेम है, ध्यान रखें। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या मतलब है एक्रूवल बेसिस, समझते हैं।
Accrual basis of accounting means the transaction are recorded at the time when it is entered into. जब transaction हो जाए तभी रिकॉर्ड कर लें, not when the settlement, जब final settlement हो रही है, पेमेंट आ रही है या जा रही है तब नहीं. In other words, under accrual basis of accounting, transactions are recorded when income is earned and expenses are incurred. जब कमा रहे हो या खर्च कर रहे हो तभी रिकॉर्ड कर लो, irrespective of cash. भले पैसा आ रहा है जा रहा है उससे मतलब नहीं. फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए हम. What are the advantages of cash basis of accounting? क्या फायदे हैं जी कैश बेसिस के, इसकी चर्चा करते हैं. तो कैश बेस के फायदे बताना है जी. बताओ क्या फायदे हैं इसके. तो प्रॉफिट तो गलत निकालना है, फायदा क्या होगा इसके. ज्यादा टाइम नहीं लेता, टाइम नहीं लेता सर, जल्दी हो जाएगा और ज्यादा माइंड नहीं लगता, आसान है सर, इजी है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इसके अंदर. मुझे मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए कैश बेस में, मैं बोलूंगा जो पैसे गए हैं सब एक जगह लिखो, यहाँ से पैसे एक जगह लिखो, उनको माइनस करो, आगे प्रॉफिट. क्रोल में कोई पूछे प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो तसल्ली से रोना पड़ेगा उसको कि जो पैसे गए हैं उसमें से कुछ प्रीपेड होगा उसको हटाओ, कुछ पैसा नहीं भी दिया वो भी एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग उसको भी ऐड करो, मतलब काफी कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी तब प्रॉफिट निकलेगा. ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये कम टाइम कंज्यूमिंग है, ये डिफिकल्ट है, ये इजी है. It requires technical knowledge, it does not require technical knowledge. It is affordable. पढ़ रहे हैं आंसर. पहला, it is a simple basis of accounting. बहुत सिंपल है. क्यों सिंपल है? रीजन लिखा हुआ है आगे. एडजस्टमेंट नहीं करनी आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, एक्रूड की, एडवांस की. दूसरा पॉइंट कहता है कि बहुत ही कम एस्टिमेट या जजमेंट लगानी पड़ती है. बहुत ही कम एस्टीमेट जजमेंट लगानी पड़ती है इसमें, बहुत ज़्यादा. जैसे कि सुनिए, तो मशीन खरीदी हमने, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, मशीन की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन है सर. कैश बेस के अंदर तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं होता क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है ना, इस पे रिकॉर्ड होता है. तो बहुत ही कम जजमेंट, बहुत ही कम एस्टीमेट चाहिए हमें कैश बेसिस में. तीसरा, this basis of accounting is suitable for those enterprises where most of the transactions are cash basis. जैसे मैं एग्जांपल दे, डॉक्टर, लॉयर वगैरह का उधार का तो होता नहीं, ये आज ऑपरेशन कर दिया 3 महीने बाद पैसे आ रहे हैं, लॉयर ने आज केस लड़ा 3 महीने बाद पैसे आ रहे हैं. कैश बेस का काम होता है इसलिए उनके लिए सूटेबल है, ये भी एडवांटेज है. 6 क्वेश्चन पर आ गए जी. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस? में बुराई करनी है जी कैश बेसिस की. कैश बेसिस कमियां निकालने, कमियां तो बहुत सारी हैं सर. करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकालता सर, मैच नहीं होगा. हां जी, मैच नहीं होगा प्रॉफिट, मतलब करेक्ट प्रॉफिट नहीं आता. पहला पॉइंट हो गया ना. पहला पॉइंट लिखा है जी, इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज बिकॉज़ इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस. ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड फेयर का मीनिंग क्या होता है जी? कुछ छूटा नहीं है, कुछ झूठा नहीं है. ट्रू एंड फेयर व्यू. तो इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि कुछ चीजें छूटी भी हुई हैं, कुछ चीजें गलत भी. सेकंड पॉइंट पर आ गए जी हम. इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंट. तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? इसी साल के रेवेन्यू को इसी साल के एक्सपेंस से मैच करोगे तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा. और कैश बेस तो 3 महीने का इकट्ठे ले रहा था, मैचिंग फॉलो नहीं हुआ. ये वाला पॉइंट हो गया जी, मैचिंग फॉलो नहीं करता. थर्ड पॉइंट पर आ गए जी. दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम. इसी वजह से कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में नहीं होती. डिस्कस कर चुके हैं जी हम पहले, कैपिटल रेवेन्यू में डिफरेंस नहीं करता है. चलिए 7 क्वेश्चन पर आ गए. सर कोई वो आया था नोटिफिकेशन सीबीएसई से कोर्स का? हाँ, क्या डिस्कस किया था आप बाद में. नोटिफिकेशन आ चुकी है जी सीबीएसई की सारी क्लासेस के 9 to 12 के. टर्म 1 का पेपर नवंबर के आसपास होगा, टर्म 2 का मार्च के आसपास होगा. टर्म 1 सिर्फ एमसीक्यू आएगा. चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे बता दिए गए हैं, आपको उसी अकॉर्डिंग चैप्टर्स कराए जाएंगे. क्योंकि एमसीक्यू आएगा तो थ्योरी चैप्टर में तो पूरे पढ़ाऊंगा कि एमसीक्यू कैसे भी आ सकता है. जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स होंगे उनमें लॉन्ग क्वेश्चन में हर टाइप का एटलीस्ट एक कराऊंगा. लेकिन आप भले एमसीक्यू आना है पेपर, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आने, फिर भी हर टाइप का एटलीस्ट एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा. क्योंकि सिर्फ 11th पास करना और ऑब्जेक्टिव नहीं है. अगर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी ना हमें एमसीक्यू मिलेंगे, और तो फुल फ्लेज बनाना है.
तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटैक का करेंगे फुल फ्लैज, अदरवाइज मेन फोकस हमारा एमसीक्यू पर रहेगा नवंबर तक। सेकंड टर्म में फुल फ्लैज क्वेश्चन पर ही फोकस है क्योंकि फुल फ्लैज क्वेश्चन पेपर आना है। चलिए 7th क्वेश्चन पर आ गए जी, हम फायदे बताने हैं, तारीफ करनी है अप्रूवल बेसिस की। तारीफ करते हैं जी, पहला तारीफ मोर साइंटिफिक है जी, लॉजिकल है। साइंटिफिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रूल्स वगैरह है, डेबिट क्रेडिट के सब कुछ फॉलो करते हुए मेंटेन हो रहा है। दूसरा पॉइंट, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शोज कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंस। कंप्लीट पिक्चर है क्योंकि इसके अंदर प्रीपेड भी है, आउटस्टैंडिंग भी है, अक्रूड भी है, एडवांस भी है, तो कंप्लीट पिक्चर है। तीसरा फायदा जी, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बता देता है ये, क्योंकि हम चीज कैलकुलेट करना है बारीकी से, प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट आएगा। फोर्थ पॉइंट, मुझे थर्ड और फोर्थ में फर्क बताओ। सर थर्ड पॉइंट भी ये कह रहा है सही प्रॉफिट निकालेगा, फोर्थ पॉइंट भी ये कह रहा है सही प्रॉफिट निकालेगा। सर आपने लग रहा है एक ही बात को दो बार लिखा हुआ है बस आंसर लंबा करने में। सर एक में पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है और सर दूसरे में वाइड फोर्थ में लिखा है कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल फंड्स ज्यादा यूज। मुझे फायदा बताओ, थर्ड में क्या फायदा बताया जा रहा है, फोर्थ में क्या फायदा बताया जा रहा है, मुझे ये बताओ। थर्ड में कौन सा एडवांटेज की बात है, फोर्थ में कौन सा अलग क्या है, कौन सा अलग फायदा है? सर थर्ड में एक पर्टिकुलर डे के बारे में बता रहे हैं। उसमें थर्ड में बताया कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। थर्ड में सर एक पर्टिकुलर पीरियड है और फोर्थ में अकाउंटिंग पीरियड है। ध्यान से रीड करें। थर्ड में करेक्ट प्रॉफिट है, फोर्थ में ड्यू प्रॉफिट। तो आप वर्ड्स में फर्क मत बताओ। सुनो, आप आपसे पूछ क्या रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखो फर्स्ट पॉइंट में एक अलग फायदा बताया गया था अप्रूवल का, ये साइंटिफिक है। सेकंड पॉइंट में एक अलग फायदा बताया गया था कि ये कोई चीज छूटता नहीं है, कंप्लीट पिक्चर है, ये फायदा था थर्ड पॉइंट के अंदर। फोर्थ पॉइंट के अंदर ये फायदा था प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट आता, गलत प्रॉफिट नहीं आता। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट में कौन सा फायदा है ये पूछ रहा हूँ आपसे। मोस्टली इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल फंड्स यूज करते हैं। इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी ये आया जी आंसर। फोर्थ पॉइंट ये वाला फायदा बता रहा है कि ये ज्यादा जगह पे एक्सेप्ट हो जाता है, इस टाइप का। विंडोज फोन बंद क्यों हो गए? इसी पॉइंट की वजह से तो बंद हो गए, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। हर एक पर्सन उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं था विंडोज फोन यूज करने से, जो लूमिया वाले फोन आते थे। एंड्रॉइड फोन ज्यादा यूजेबल है, मोर एक्सेप्टेबल है, ज्यादा चल रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो मोर एक्सेप्टेबल। तो फोर्थ पॉइंट पता है स्टार्ट कैसे हो रहा है? देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, करेक्ट प्रॉफिट बताता है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट बताता है इसीलिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है। फोर्थ पॉइंट ये बता, समझ आ रही है बात? करेक्ट प्रॉफिट निकालता है इसीलिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो उसमें मेन जो फोर्थ पॉइंट में जो तारीफ करी गई है वो वाइड एक्सेप्टेबिलिटी की करी गई है, ना कि करेक्ट प्रॉफिट की। करेक्ट प्रॉफिट वाली तारीफ तो थर्ड पॉइंट में कर चुके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए जी, हम बुराई करनी है अप्रूवल की। अब इट कंज्यूम्स मोर टाइम। ज्यादा टाइम टेकिंग है सर, ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, एनालिसिस बहुत ज्यादा चाहिए, टफ है, डिफिकल्ट है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। पहला पॉइंट, द सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेस, मतलब बेसिकली बात के टफ। सेकंड पॉइंट, टू एलेबोरेट मतलब टू डिटेल, बहुत ज्यादा बारीक, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है कि एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में समझो। किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है डिटेल में जाने की, उसके लिए बेकार है। तीसरा पॉइंट है, क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल, मतलब अगर मैं कैश बेस फॉलो कर रहा हूं, मेरा बॉस बोले प्रॉफिट बताओ, तो शायद मैं उसको आधा घंटे में, 1 घंटे में बता दूं। अप्रूवल में पूछे तुम 2-4 दिन लगेंगे कम से कम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, क्योंकि चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनानी होती है, वो एक्चुअल में जाके जून जुलाई में बनती है। 31 मार्च की बैलेंस शीट टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो क्विक अप्रेजल पॉसिबल नहीं कि तुरंत हम फाइनल रिपोर्ट रेडी कर दें, ये कमी हो गई, बुराई हो गई। चलिए 9th क्वेश्चन पर आके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जी। सर हम इसमें डायरेक्ट वेरी डिटेल ये सब लिख सकते हैं, पॉइंट क्या क्या? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दोबारा बोलो। सर टफ लिख सकते हैं, वेरी डिटेल लिख सकते हैं, सर इसमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो जो थोड़ा सा हमारा टेक्निकल बनना चाहिए, तो आप कोशिश ये करें कि वो आंसर लिखें जो ब्लैक कलर से है। अगर आप ये ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ना, वो इसलिए ताकि आपको ना रिवीजन में आसानी रहे कि हाँ इस पॉइंट के अंदर क्या था, मतलब पूरा पॉइंट ना पड़ रहा है तो ध्यान आ जाए कि इस पॉइंट के अंदर क्या था। कोशिश ये रखिए कि आप ब्लैक कलर वाला जो है वो जो रियल आंसर है, एक्चुअल आंसर है, वो वाली लिखें। ये बहुत बेसिक लिख सकते हैं, ये दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज इजी, ये बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज होगी, है ना। हमें एग्जैक्टली क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है ये भी बताना होता है, ये भी हमारी ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 9 जी,
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपनी ने कैश सेल करी है सर 1 लाख रुपए की, क्रेडिट सेल करी है 50,000 रुपए की, एक्सपेंसेस टोटल हुए हैं 65,000 के, जिसमें के 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, ये लिखा हुआ इज स्टिल टू बी पेड आउटस्टैंडिंग। वो पेड कितने हुए सर? 40,000। मोटो क्वेश्चन नोट कर लिया जी मैंने, पैराग्राफ को नॉर्मल आपका चार्ट बना दिया जी। कैश सेल 1 लाख, क्रेडिट सेल 50,000, एक्सपेंसेस टोटल 65 के हैं, पेड 40 और अनपेड 25 और हमें इनकम कैलकुलेट करनी है दोनों के हिसाब से। मुझे बताइए एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। बताइए एक्रूवल बेसिस में मैं सेल कौन सी लूं, 1 लाख वाली या 50,000 वाली? 1 लाख। दोनों। याद कीजिए फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, मैं जहां मुझे पूछ रहा हूं कैश या क्रेडिट, ऑप्शन नहीं दे रहा आपको करेक्ट आंसर का, ऑप्शन आपको खुद दिमाग लगाना है। बोथ ट्रांजैक्शन, बोथ कैश एंड क्रेडिट। कैश बेसिस में कितनी सेल को 1 लाख या 50? 1 लाख। एक्सपेंस एक्रूवल में कौन से लिखूं, 25 या 40? 65 सर। जितने एक्सपेंस इस साल के हैं वो ये भले ही पे हो या ना पे हो, खर्चा इस साल का पूरा लिखा जाएगा। कैश बेसिस में जो एक्चुअल में पेड आ गया प्रॉफिट 60,000 55,000 कितना आ गया? 85,000 खत्म क्वेश्चन। और कर ले फटाफट से। चैप्टर खत्म हो जाएगा यार, ये उसका भी जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा कल। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को। चैप्टर 3 डेट मुझे ध्यान नहीं है, मैं 3-4 टेस्ट ना इकट्ठे अपलोड किए थे, बाकी और क्लासेस के लिए एक बार चेक कर लेना टाइम पर। टाइम 9 बजे का मुझे इतना ध्यान है, डेट आपको चेक करनी पड़ेगी। और कर लिया सभी ने? चलिए एमसीक्यू पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बताइए कैश बेसिस में रिकॉर्ड कब करते हैं, ऑन पेमेंट या ऑन बीइंग इंकर्ड? ऑन पेमेंट, ये ऑप्शन सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एक्रूवल बेस में कब रिकॉर्ड करते हैं, ऑन पेमेंट या ऑन बीइंग इंकर्ड? ओनली ऑप्शन बी ऑप्शन, ऑन बीइंग इंकर्ड। सुनो ध्यान से, बहुत ऑप्शन क्यों लग रहा है आपको? देखो तो रेवेन्यू के टाइम ऐसा है जैसे कैश सेल हो रही है तो उसमें पैसा भी आ रहा है तुरंत और सामान भी बिक रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको। उधार में बेचा तो भी रिकॉर्ड करते हैं उसको, एक्रूवल में ऐसा हो रहा है, मतलब रेवेन्यू वाला दोनों रिकॉर्ड होता है, कैश और क्रेडिट। यहाँ पर एक्सपेंस में पूछा हुआ है कि पहले वाला कि जब पैसे दे तब रिकॉर्ड करें या जब खर्चा हो तब रिकॉर्ड करें, जब खर्चा हो तब रिकॉर्ड करें, इसलिए बी ऑप्शन है, ऑन बीइंग इंकर्ड। थर्ड क्वेश्चन, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पहला ऑप्शन कहता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, ऑप्शन बी कहता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ऑप्शन सी कह रहा है मर्जी है, कभी दे सकता कभी नहीं, तो बी ऑप्शन हो गया जी आंसर। ऑप्शन ए आए ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो, कैश में कैश बेसिस। ऑप्शन सी आए पॉसिबल नहीं है ना,
फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइजेस, बताओ ऑप्शन ए कहता है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ऑप्शन बी कहता है एक्रूड एडवांस। ओके वो सब कुछ। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या, ऑप्शन ए कहता है कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, बी कहता है सिर्फ ए ऑप्शन सही है। फिर इन द ब्लैंक्स पर आ गए जी। There is a need for adjustment of prepaid and outstanding accrual में requirement है जी इसको रिकॉर्ड करने की। Question 2, adjustment is made for accrued and advance under accrual में ही हम रिकॉर्ड करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन, accrual basis of accounting ज्यादा reliable है than cash basis के मुकाबले। इतना आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, cash base of accounting does not require adjustment regarding outstanding, prepaid and दो चीज रह गई, accrued और received in advance, है ना? टोटल 4 आइटम थी ना, prepaid, accrued, outstanding और received in advance, टोटल 4 आइटम है। 2 आइटम दे रखी है इसमें, outstanding और prepaid, बाकी 2 आइटम बच गए। ठीक है ना? आंसर सारे दे रखे, लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर दे रखे हैं सारे, लिखने की जरूरत नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रॉफिट और लॉस अंडर डैश ऑफ अकाउंटिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस अंडर कैश बेस। कैश बेस क्लोज डिफरेंट कैश बेस होगा। ट्रू फॉल्स पर आ गए जी। पहला क्वेश्चन, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर पास्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ट्रू है जी ये बात, जब पैसा आएगा जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश बेस में ऐसा होता। सेकंड क्वेश्चन, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग इज इनकम्पैटिबल विद मैचिंग। ट्रू है बात, क्योंकि मैचिंग को फॉलो नहीं कर रहा होता। मैचिंग कहता है करंट ईयर की ही इनकम लो, करंट ईयर की ही एक्सपेंस लो। थर्ड क्वेश्चन, accrual basis is more appropriate basis of determining profits as expenses are matched against revenue earned in relation there। accrual basis ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा सही है, क्योंकि वो साल की इनकम एक्सपेंस को मैच करता है। सही बात लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन, accrual basis of accounting gives a true and fair view of the results of operation of business and fund। ट्रू है जी बात, ट्रू एंड फेयर व्यू देता, सही व्यू देता। फिफ्थ क्वेश्चन, कैश बेसिस कंसीडर्स द रेवेन्यू एज रियलाइज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि कैश बेस में हम तब इनकम मानते हैं जब सामान बिकता नहीं, तब मानते हैं जब पैसा आता है, इसलिए फॉल्स हो गया। को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का डाउट हो तो पूछ सकते हैं।